सेठ मनसाराम बड़े नामी सेठ थे। व्यापार में सेठ मनसाराम ने पैसा भी खूब कमाया और संबंध भी खूब बनाए। व्यापार के अलावा सेठ जी को अगर कोई शौक था तो नई नई जगह घूमने का, परंतु उन्हें व्यापार से इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि कहीं घूमने जा पाते। अब तो उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे और व्यापार धीरे धीरे बच्चों ने संभाल लिया था। सेठ मनसाराम का काम तो बस विशेष परिस्थितियों में सलाह मात्र का रह गया था। अच्छे रिश्ते देखकर उन्होंने अपने दोनों बेटों और एक बेटी की शादी भी कर दी थी और अब तो वे दादा नाना भी बन चुके थे। परंतु इस जीवन यात्रा में उनकी धर्मपत्नी उनका साथ सदा के लिए छोड़कर स्वर्गवासी हो गई थी और इसलिए उनका मन परिवार और व्यापार दोनों से उचाट हो चुका था। ऐसे में उनकी पर्यटन की बरसों से दबी इच्छा अब जागृत हो चुकी थी और यह बात वे अपने परिवार में सबसे प्रकट कर चुके थे। परंतु परिवारजन दो विशेष कारणों से उनकी इस इच्छा की पूर्ति में आनाकानी कर रहे थे। पहला, सेठ मनसाराम के प्रति परिवार का प्रेम। दूसरा, सेठ जी का बूढ़ा शरीर जो शायद यात्रा के लिए सर्वथा अनुपयुक्त था। सेठ जी ने परिवारजनों को बहुत समझाया तो बच्चे इस शर्त पर उन्हें भेजने को तैयार हुए कि सेठ जी अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ एक सेवक भी जाएगा जो उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखेगा, उनकी हर प्रकार की सेवा करेगा। सेठ जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सेठ मनसाराम ने अपने बाल दाढ़ी ठीक कराने के लिए अपने नाई धर्म सिंह को बुलाया। इसी दौरान उन्होंने अपनी समस्या का जिक्र धर्म सिंह के सामने भी किया। धर्म सिंह सुनकर कहने लगा, हुजूर, इसमें क्या समस्या है? मेरा बेटा राम सिंह जवान भी है और सभी कामों में कुशल भी। वह आपके साथ यात्रा पर चला जाता, परंतु एक समस्या है। सेठ जी ने पूछा, वह क्या? धर्म सिंह ने कहा, अभी पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी, ऐसे में पता नहीं वह जाने को तैयार होगा भी या नहीं। सेठ जी ने पूछा, क्यों नहीं होगा? एक स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन के वेतन को कौन छोड़ना चाहेगा? क्या कहा? एक स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन? बस सेठ जी, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं राम सिंह को आपके साथ यात्रा पर जाने के लिए राजी कर लूंगा। धर्म सिंह की आंखें चमकने लगी। धर्म सिंह ने सेठ जी को कह तो दिया, परंतु राम सिंह को सेठ मनसाराम के साथ असीमित अवधि की यात्रा पर जाने तैयार करना कौन सा आसान काम था। पहले तो राम सिंह ने सीधे मना ही कर दिया, पर एक स्वर्ण मुद्रा रोज के वेतन की बात सुनकर वह असमंजस में पड़ गया। पिता ने समझाया, बेटा, साल भर हम लोग महाजन और जमींदार लोगों की सेवा करते हैं, तब जाकर 10 स्वर्ण मुद्राएं और कुछ अनाज दाल आदि परिवार के गुजारे के लिए मिल पाता है। इसके बाद भी अचानक कोई समस्या खर्चा आने पर अपने यजमानों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। अब तुम्हारे भाग्य से एक मौका कमाने का हाथ आया है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। फिर भी जब तक मन करे साथ रहना और जब वापस आने का मन हो तो कोई बहाना बनाकर यात्रा से वापस घर आ जाना। राम सिंह की माँ और पत्नी भी बेहद गरीबी में पली थी। उन्होंने भी अपने परिवारों को एक एक दमड़ी के लिए तरसते देखा था और यहाँ तो असीमित स्वर्ण मुद्राएं कमाने का अवसर हाथ आया था। इसलिए उन दोनों ने भी राम सिंह को यात्रा के लिए राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु राम सिंह का मन नहीं मान रहा था। बस एक ही कसक उसे परेशान किए जा रही थी कि उसे अपनी नव यौवना पत्नी को छोड़कर लंबी यात्रा पर जाना पड़ेगा, जिसकी कोई अवधि भी निश्चित नहीं थी। परंतु यात्रा से वापस लौटने का रास्ता भी तो चाहिए और अकारण एक वृद्ध को बीच यात्रा में छोड़कर वापस लौटना भी तो उचित नहीं था। उसने परिवार में सबको कह दिया कि सेठ जी से वह स्वयं बात करेगा और तब यह तय करेगा कि वह यात्रा पर जाएगा या नहीं। अगले दिन धर्म सिंह ने अपने स्थान पर राम सिंह को ही सेठ जी की हजामत आदि की सेवा में भेज दिया। साथ ही राम सिंह को ताकीद भी कर दी कि सेठ जी के साथ अदब से बात करे और यात्रा के लिए कोई बेतुकी शर्त न रखे। जाना या न जाना तो उसके हाथ है, परंतु ऐसा कोई व्यवहार न करे
जिससे सेठ जी का परिवार उन्हें अपनी सेवा से ही हटा दे और एक मालदार यजमान से उन्हें हाथ धोना पड़े। राम सिंह ने सेठ जी की हजामत और मालिश बड़े ध्यान से की। सेठ जी को बड़ा आराम मिला और वे पूछने लगे, धर्म सिंह ठीक तो है, वह क्यों नहीं आया? वैसे तुमने मालिश बहुत अच्छी की, तन हल्का हो गया। राम सिंह ने अदब से उत्तर दिया, जी पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, बस उन्होंने आपकी यात्रा के बारे में सोचकर मुझे आपके पास भेजा है। सेठ जी ने पूछा, ओह अच्छा, बेटा तुम क्या काम करते हो? राम सिंह ने उत्तर दिया, जी वे सारे काम जिनकी एक बुजुर्ग को यात्रा में ज़रूरत पड़ सकती है, खाना बनाना, घोड़े संभालना, घुड़सवारी, खरीदारी, मालिश और छोटी मोटी बीमारी का इलाज आदि, ये सभी। तो फिर ठीक है, तुम यात्रा की तैयारी कर लो, तुम्हें हमारे साथ ही रथ पर चलना होगा। और हाँ, यात्रा में तुम्हारा सारा खर्च हमारे जिम्मे होगा। इसके अलावा तुम प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा भी कमाओगे, सेठ जी ने बताया। राम सिंह ने जवाब दिया, जी आपकी बड़ी कृपा है, परंतु मेरी एक गुजारिश है, यदि आप इसे मेरी गुस्ताखी न समझें। सेठ मनसाराम कुछ समझ नहीं पाए कि अब राम सिंह को और क्या चाहिए। फिर भी उन्होंने राम सिंह को अपनी बात रखने की अनुमति दे दी। आखिर मन की गांठ तो खुले। राम सिंह ने कहा, मालिक मेरी गुजारिश है कि आप अपनी यात्रा की अवधि निर्धारित कर लेते तो मेरी घरवाली और माँ बाप को मेरी वापसी की प्रतीक्षा करना आसान हो जाता। सेठ जी ने कहा, मगर मेरी यात्रा लंबी है और यात्रा में पता नहीं कहाँ कैसी परिस्थिति सामने आए, कब कहाँ कितने दिन रुकना पड़े, कुछ पता नहीं। पहली बार यात्रा पर निकल रहा हूँ न, ऐसे में अवधि कैसे निर्धारित की जा सकती है? तो फिर मैं एक ही शर्त पर आपके साथ यात्रा पर जा सकता हूँ कि आप मुझे दिन भर में केवल एक ही बार सारे आदेश दे देंगे। अगर आप दोबारा कोई भी आदेश देंगे तो आपको मुझे घर लौटने की अनुमति देनी होगी। साथ ही मैं रोजाना शाम को आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो भी आप मुझे घर लौटने की अनुमति दे देंगे। राम सिंह ने अपनी शर्तें रखी। सेठ जी समझ गए कि राम सिंह अपनी घर वापसी का रास्ता खोलना चाहता है, परंतु वह भी पूरे घाघ आदमी थे। उन्होंने हंसकर कहा, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं, पर तुम्हारी शर्तों पर मुझे भी कुछ कहना है। पहली बात तो यह कि तुम अपने कामों में कभी भी लापरवाही नहीं करोगे जिससे मुझे दोबारा आदेश देना पड़े। दूसरे, एक सवाल तो ठीक है, पर उस सवाल के जवाब पर दोबारा सवाल नहीं करोगे। तीसरी बात यह कि रास्ता चुपचाप चलने से नहीं कटता, इसलिए रास्ते में चलते हुए हमारे बीच जो भी बातचीत हो उसे न तो दोबारा आदेश देना कहोगे, और इस बातचीत में तुम जो सवाल करोगे उसे दोबारा सवाल करना भी नहीं माना जाएगा। राम सिंह ने सर झुकाकर बात मान ली। सेवक का चुनाव होने के बाद सेठ मनसाराम की यात्रा शुरू होने में अधिक समय नहीं लगा, क्योंकि यात्रा की अधिकतर तैयारियां तो पहले ही पूरी की जा चुकी थी। अब सेठ मनसाराम यात्रा पर निकल चुके हैं। शाम होते होते वे जयपुर के करीब पहुंच भी चुके थे। अब उन्होंने एक अच्छी सराय का रुख किया। सराय में उतरकर सेठ जी ने राम सिंह से कहा, राम सिंह, घोड़ों को रस्से से खोलकर सराय के अस्तबल में बांधकर उन्हें चारा दाना पानी डालो, फिर शहर जाकर ज़रूरत का सामान लाओ, वापस आकर खाना बनाकर हमें भी खिलाओ और खुद भी खाओ। फिर तुम हमारी थोड़ी हाथ पाँव की मालिश कर देना, फिर तुम रात भर आराम करेंगे। सुबह उठकर नहा धोकर पूजा के बाद नाश्ता पानी करके घोड़ों की देखभाल के बाद जयपुर के बाग बगीचे, महल, किले आदि घूम यहीं आकर विश्राम करेंगे। दोपहर में जहाँ संभव होगा भोजन कर लेंगे, इसलिए कल दोपहर का भोजन सुबह को ही साथ में बांध लेना और ज़रूरत भर का पानी साथ में लेकर चलना। राम सिंह ने देखा कि सेठ जी ने कल शाम तक के सभी आदेश एक ही बार में दे दिए हैं।
तो वह अपने कार्य में लग गया। घोड़े रथ से खोलकर उन्हें सराय के अस्तबल में बांध कर राम सिंह ने उनके आगे चारा दाना पानी रखा। घोड़े चारा पानी में लग गए तो राम सिंह ने जरूरी चीजों की सूची बनाई और सेठ जी से धन लेकर बाजार के लिए निकल पड़ा। जयपुर के प्रमुख बाजार में राम सिंह पहुंचने ही वाला था कि एक चौराहे पर एक बहुत बड़े महल के पास का अनोखा दृश्य देखकर चौंक गया। उसने देखा कि एक आलीशान महलनुमा इमारत के सामने एक सुंदर रथ खड़ा है और उसमें मौजूद एक अधेड़ उम्र का पुरुष असरफियों से भरी एक थैली इमारत की छत पर खड़ी एक नवयौवना की ओर उछाल रहा है, परंतु वह युवती उस धन को वापस उस पुरुष के ऊपर फेंक देती है और उस पुरुष से कुछ कहती है। ऐसा 3 बार होने के बाद रथ में बैठी एक महिला भी उस युवती से उस थैली को स्वीकार करने का अनुरोध करती है, परंतु महल की छत पर खड़ी वह युवती कुछ ऐसा कह देती है कि रथ में सवार दोनों स्त्री पुरुष की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रथ वाली महिला दुख के मारे पछाड़ खाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। तभी एक सुंदर युवक महल से निकलकर रथ में सवार दोनों स्त्री पुरुष को आदर के साथ महल में ले जाता है। राम सिंह सारा दृश्य देखकर अचकचा गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। इस बीच महल के सेवक आकर सब लोगों को जाने के लिए कह देते हैं और रथ को वहां से ले जाते हैं। राम सिंह ने सोचा, यह अच्छा मौका है। सेठ जी से आज मैं इसी घटना का रहस्य पूछ लूंगा और वे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। राम सिंह घर आकर सेठ जी से उसका रहस्य पूछता है तो राम सिंह बताते हैं कि